खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल से संबंधित रहेगी। भारत के प्रमुख बंदरगाह की क्लास आज हम लोग लेने जा रहे हैं और अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके विषय में कंटेंट इस क्लास में है। लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये 10वां चैप्टर है हम लोग का भारत के भूगोल के अंतर्गत और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह। ठीक है, आइए। भारत के बंदरगाह आप जानते होंगे कि शिपयार्ड बंदरगाह किसे कहते हैं। अब भारत में वैसे देखा जाए तो छोटे छोटे बंदरगाह की संख्या लगभग 200 होगा। ठीक है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 13 बंदरगाह है। ये आप याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछेगा तो कितना आंसर लगाएंगे, 13 बंदरगाह है। कभी कोई पूछ देता है कि 13वां बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूवा सोवा बंदरगाह है जो मुंबई में है। ये आप याद रखिएगा। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, उसके भार को कम करने के लिए याद रखिएगा जो है ये 13वां बंदरगाह खोला गया। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, पूछ सकता है कि इसमें से सीधे पहले पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है, ये पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि कौन सा इसमें प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब जो प्रकृति ने उसको बनाया है, सेम वैसे ही बना हुआ है। कौन सा बंदरगाह से पूछ सकता है कि लौ अयस्क का ढुलाई होता है तो जापान को जाता है, तो ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा से याद रखिएगा। इसे जो है इसके लौ अयस्क जाता है कहाँ, जापान में जाता है। पूछ सकता है इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, 13वां कौन सा है। तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं इस क्लास से। तो आइए देखा जाए आज के बंदरगाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भारत का 13वां बंदरगाह न्यूवा सोवा बंदरगाह मुंबई में है। भारत में प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में कांडला बंदरगाह गुजरात, पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई, कोच्चि बंदरगाह जो है केरल में और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, पहले एक बार आपको मैं दिखा दूं। आप देखते होंगे यहाँ पे जो है कांडला बंदरगाह है जिसका नाम जो है पंडित नेहरू बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह पड़ चुका है। ठीक है, ये उसके बाद बांदीपुर मुंबई बंदरगाह, गोवा, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तुतिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, हल्दिया, ये सब बंदरगाह है। अभी इसके विषय में आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। कोलकाता बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, पूछेगा सबसे गहरा बंदरगाह इसका है विशाखापट्टनम का। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई को भारत का पश्चिम प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। आप जानते भी होंगे इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। और मिनी मुंबई किसे कहते हैं, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, भारत के परिवहन के अंतर्गत जल परिवहन में इस अध्याय को विशेष रूप से दिया गया था। जो जल परिवहन पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे आपको। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिएगा जो इससे संबंधित पूछे जाते हैं। एक तो पूछ सकता है कि यहाँ लद्दाख के विषय में क्या पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम भारत का किससे मिलता है, तो अफगानिस्तान से। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पे है। आप ये भी जानते होंगे डुरंड रेखा कहा जाता है भारत अफगानिस्तान की सीमा को। और कितनी लंबाई है इसकी, 106 मीटर। ठीक है, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला भारत का राज्य गुजरात हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे। और विश्व में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश पूछेगा तो कनाडा आंसर होगा, ये आप याद रखिएगा। और सबसे छोटा याद रखिएगा, पूछ दे तो मालदीव होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा। ठीक है, गोवा की स्थिति आप देख रहे होंगे। भारतीय द्वीपीय राज्य लक्षद्वीप जो है 36 द्वीप याद रखिएगा। मिनिकॉय द्वीप भारतीय क्षेत्र से भारत का सबसे दूर है, यानी पूछेगा भारत से भारतीय क्षेत्र से सबसे दूर द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप किसका है, लक्षद्वीप का है। ठीक है, जैसे पूछता है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तो दक्षिण बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन इसी में प्रश्न जोड़ दे कि भारत के मुख्य बिंदु से सबसे दक्षिण पॉइंट क्या है, तो कन्याकुमारी है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किससे है, तो बांग्लादेश से। कुल लंबाई 4096 किलोमीटर। एग्जाम में सब प्रश्न आते हैं। और उसके बाद देखेंगे पूर्वी तट का सबसे छोटा समुद्री सीमा वाला राज्य पश्चिम बंगाल, यानी ये आप जानते होंगे ये भारत के नक्शे में ये पूर्वी तट कहा जाता है, इसको पश्चिमी तट कहा जाता है। ठीक है, इस पूर्वी तट को 2 भागों में बांट दिया जाए, यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके पीछे बड़ी क्वेश्चन बन के आते हैं। कोरोमंडल तट, और यहाँ से देख जो तट बनता है इसे सरकार तट कहा जाता है। सरकार तट
या उत्कल तट, याद रखिएगा उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से ये जो तट बनता है इसको कहा जाता है मालवाड़ तट। क्या बोलते हैं? मालवाड़ तट। और यहाँ से यहाँ के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ आंध्र प्रदेश के विषय में क्या कहा जा रहा है कि पूर्वी तट का सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला आंध्र प्रदेश, यानी इस तट का सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटा पश्चिम बंगाल। इधर अगर चर्चा करें, इधर चर्चा करेंगे तो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला कौन सा? ये गुजरात। और सबसे छोटा क्या ये? गोवा। पूरे भारत की बात करें तो समुद्री सीमा सबसे अधिक किसका है? गुजरात का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, भारत का तीसरा सबसे लंबा, याद रखिएगा तमिलनाडु। आप आंसर लगाएंगे। ऐसे ही एक और हम, अच्छा ये टेस्ट सीरीज हमारी टीम द्वारा निकाला गया है, इसके विषय में बता दें आपको जो है इस टेस्ट सीरीज में किसी सिलेबस के अनुसार, जीएस के सिलेबस के अनुसार आपको पहले ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी पीडीएफ में आपको जो है टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज़ को जब 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले पीडीएफ, फिर उसी पीडीएफ पे वीडियो, फिर उसी वीडियो पर टेस्ट, और फिर लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके जीएस में आपको पूर्णता आएगी। इसकी वैलिडिटी यूपीएससी 51 के, असिस्टेंट प्रोफेसर 51 के विज्ञापन तक रहेगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? तो पूरा सिलेबस के अनुसार ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के इसमें सालवर्ड पेपर सभी मिलेंगे जो भी प्रश्न आए हुए हैं। और रेगुलर इसमें एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट और आपको टेस्ट हमेशा इसमें मिलता रहता है। जो भी वीडियो के क्लासेस चलते हैं मैक्सिमम के, उसमें जो है सभी के लगभग आपको पीडीएफ दे दी जाती हैं। और ऑर्गेनाइज क्लास चलेगा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, सीरियल वाइज आपको क्लास उसमें मिलेगा। सब कुछ उसमें आपको समझ में आएगा टेस्ट लेने पर। यूट्यूब के सभी क्लासेस सीरियल होते भी हैं तो लास्ट में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं वीडियो, लेकिन इसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएगा। और इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा 3 रूप में, एक तो मॉडल पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में है, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इन सब का रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में आपको दिया जाता है। याद रखिएगा, शुक्रात भी कहते हैं। अभ्यास जो है, अभ्यास विधि द्वारा, प्रश्नावली विधि द्वारा किसी प्रश्न को, तथ्य को आसानी से याद किया जा सकता है। थर्डाइक भी कहते हैं, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। ठीक है, हमारी टीम द्वारा 4 पुस्तक निकाला गया है, जीएस संबंधित बहुत ही चुनिंदा प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इन चारों बुक में अलग अलग क्वेश्चन है, 80 मॉडल पेपर है लगभग, याद रखिएगा। इसमें एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। ये आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। अमेजन से मंगाने के लिए कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, यानी फ्री में आपको डिलीवरी चार्ज और फ्री में ये बुक मिलेगा। और मार्कशीट जो भरने के लिए मात्र 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं देना है। ये चारों बुक है, मैं दिखाना चाहूँगा। और इस बुक में सभी चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको जो है कोई भी एग्जाम देने से पहले, खासतौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, जीएस तो सब एक ही होता है, तो कोई भी एग्जाम देने से पहले कम से कम 3 बार इसको पढ़ के निशान लगा के चौथी बार में आपको ये मार्कशीट भर देना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि कई क्वेश्चन जो है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं आपको ठीक से आने लगे हैं। ठीक है, और जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे जुड़ सकते हैं। इसमें सभी वीडियो के लिंक दे दिए जाते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में दोनों में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हल किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो ये डेट आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने दशकों का अनुभव है जीएस पढ़ाने का। मुझे मालूम है, जब मैंने देखा जब भी कोई राज्य बनता है, टूटता है, उसके आगामी जो भी परीक्षा आता है राज्य के विषय में, डेट के विषय में जरूर इसमें क्वेश्चन दिया रहता है। इसलिए इसको आप याद रख लीजिएगा। क्या याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ा जाता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस समय है। ठीक है, और प्रथम कौन थे? गिरीश मुर्मू थे। ठीक है, उसी तरह लद्दाख के बीडी मिश्रा वर्तमान में है। और प्रथम कौन थे आप बताना, इसमें से लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल का नाम क्या था? और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि स्थापना 26 जनवरी 2020 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो क्या कौन से डेट आप याद रखेंगे? आर.के. माथुर थे उसके पहले। 31 अक्टूबर 2019 याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 2020। इस डेट को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब जो है वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई।
इधर आप देखेंगे 2011 की जनगणना बढ़ने की बजाय घट गई -0.06%। किसका? याद रखिएगा, नागालैंड का। याद रखिएगा, नागालैंड की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हम आते हैं यहाँ पे कि तेलंगाना देखेंगे 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। उसके बाद दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश या भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश का नाम क्या है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पृथ्वी के विषय में आगामी जो क्लास चलेगा आप ध्यान समझेंगे। अगर पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींच दिया जाए, जैसे आप जानते होंगे अगर ये पृथ्वी है तो इसका ये पूरब हिस्सा होगा, दाहिने साइड में पूरब होता बताए थे, उससे ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? उत्तर होता है, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये है, पृथ्वी पर ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो उस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, और ये ऐसे रेखा खींच दिया जाए यानी उत्तर से दक्षिण की ओर तो उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से याद रखिएगा समय हमेशा ज्ञात किया जाता है, और अक्षांश रेखा से जलवायु परिवर्तन यानी मौसम के संबंधी जानकारी होती है। अगर इस पृथ्वी को 2 भागों में ऐसे काट दिया जाए, एक आधा ऊपर आधा नीचे हो गया, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, याद रखेंगे आप, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। बताए थे आपको, कोई भी दिशा, किसी भी दिशा में आप बैठे हों, उसका दिशा जानने का एक ही तरीका होता है कि आपके सर के साइड में जो ऊपर वाला होता है वो उत्तर होता है, और जो उत्तर होगा दाहिने जो होगा वो पूरब होगा। ये 2 दिशा याद रखिएगा, इसका उल्टा कर लेंगे, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण कर लेंगे। यानी अब अगर पृथ्वी को ऐसे काट दिया जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी को अगर ऐसे 4 भागों में काट दिया जाए तो ये कहलाएगा पूर्वी उत्तरी गोलार्ध, ये पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, और ये पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। याद रखिएगा, भारत की स्थिति यहीं पे है, यानी भारत इस उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं या पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं। कर्क रेखा पे यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कोई जल हो या चारों ओर जल हो और इस जल के बीच में कोई स्थल हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? द्वीप या महाद्वीप बोलेंगे। यानी किसी स्थल के चारों ओर जल हो, छोटा होगा तो द्वीप, तो बड़ा होगा तो महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे अगर कोई जल हो और जल के चारों ओर जो है जल हो, जल के 3 ओर, 1 यहाँ लिखा हुआ नंबर 2 और 3 ओर स्थल हो, ये 3 लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी देखे होंगे, 3 ओर से स्थल है यहाँ पे। अगर कोई ये स्थल है और इसके 3 ओर से याद रखिएगा जल हो, ठीक है, उसे बोलेंगे प्रादीप। जैसे दक्षिण भारत का हिस्सा आप देख रहे होंगे, दक्षिण भारत का हिस्सा, तो दक्षिण भारत का हिस्सा जो है इधर क्या है? अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, यानी 3 ओर क्या है? जल है, तो ये प्रादीप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जल है ये किसे खाड़ी बोल रहे हैं? खाड़ी बोलने का कारण क्या है? 3 ओर से स्थल से घिरा है। कोई स्थल हो, स्थल के बाहर भी स्थल हो, तो उसे भू आवेष्टित या स्थलोद देश या स्थल कहा जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक जरूर कर लेना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इस वीडियो को अपने आप ग्रुप में या जरूर शेयर किया करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आप